कहानी की शुरुआत होती है कैदियों के एक काफिले से, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया जा रहा है। इस ग्रुप में हर तरह के अपराधी थे। गांजा तस्करी के जुर्म में पकड़ी गई गैलिसियन, डॉन ग्लेडिस गुएरा, कस्टम चोरी में पकड़ी गई रूबियल और मर्डर की आरोपी डेलोर्सी। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही एक ऊंचे ब्रिज पर पहुंची, अचानक अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हमला इतना जोरदार था कि कैदियों की वैन बेकाबू होकर सीधे नीचे झील में जा गिरी। वैन के अंदर पानी भरने लगा। मौत सामने देख चीख पुकार मच गई। तभी वैन का दरवाजा खुला। वो गैलिसियन का बॉयफ्रेंड था। सबको मरता छोड़ वो गैलिसियन को मौत के मुंह से निकाल ले गया। किसी तरह ग्लेडिस ने उनसे चाबियों का छल्ला छीन लिया। उस छल्ले की मदद से ग्लेडिस पहले खुद को आजाद की और फिर एक एक करके सबकी हथकड़ियां खोल दी। इस हादसे में एक लड़की की डूबने से मौत हो गई, लेकिन बाकी सब तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि किनारे पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब उनका नया ठिकाना था ला क्वेब्राडा जेल। मेडिकल चेकअप के बाद सबको अलग अलग सेक्शन में भेज दिया गया। यहाँ कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस जेल में सरवाइव करना आसान नहीं है। हर तरफ गुटबाजी और खौफ का साया था, लेकिन इस जेल का सबसे काला सच एक गुप्त सेक्शन में छिपा था, जहां जुर्दा नाम की एक ताकतवर औरत कोठा चलाती थी। ताज्जुब की बात यह थी कि जेल के सिपाहियों से लेकर डायरेक्टर तक सब इस धंधे में शामिल थे। जेल के भीतर से लाखों का काला धन बनाया जा रहा था। ला क्वेब्राडा जेल के भीतर जुर्दा का कारोबार किसी हाईटेक सिंडिकेट से कम नहीं था। उसने डॉक्टर ओल्गा को भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया, अपनी लड़कियों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए। जुर्दा की चुनिंदा लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती थीं, जिन्हें देखकर रईस ग्राहक खींचे चले आते थे। उन्हें विजिटर्स बनाकर जेल तक लाने का काम जुर्दा का पति करता था। ये ग्राहक करीब $350 तक की भारी भरकम कीमत चुकाकर जेल की एक खास कोठरी में उन लड़कियों से मिलते थे। तो वही वीडियोज की कमाई अलग लेवल की थी। इस पूरे धंधे की रीढ़ की हड्डी था इंटरनेट, और इस इंटरनेट पर राज था जेल की एक और रसूखदार औरत मारिया का। उसके 2 मजबूत हाथ थे, रॉकी और कैचेटी, और उन दोनों गिरोहों को कठपुतली की तरह नचाती थी जेल की डायरेक्टर सेसिलिया मोरानजोन। उसी शाम वो मारिया से मिलने पहुंची। उसने मारिया को एक ऐसी खबर दी जिसने उसकी रूह को आग लगा दी। सेसिलिया ने बताया कि आज सुबह पुलिस के साथ हुई उस मुठभेड़ में जो लड़की वैन से गिरकर झील में डूब गई, वो कोई और नहीं बल्कि मारिया की अपनी भतीजी थी। अपनी भतीजी की मौत की खबर सुनकर मारिया का खून खौल उठा। मारिया को लगा कि अगर ग्लेडिस ने सबकी हथकड़ियां खोली थीं, तो उसकी भतीजी क्यों नहीं बच पाई। बस यहीं से लेडी डॉन ग्लेडिस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अगली सुबह जब ग्लेडिस नहा रही थी, मारिया के गुर्गों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन ग्लेडिस पुरानी खिलाड़ी थी। उसने खतरे की आहट को पहले ही भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से पलटवार किया और हमलावरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बाद में गार्ड्स ने आकर शांत कराया। जहां एक तरफ ला क्वेब्राडा जेल की दीवारें साजिशों से गूंज रही थीं, वहीं डेलोर्सी के लिए यहाँ का हर लम्हा किसी डरावने सपने जैसा था। डेलोर्सी, जो कभी ग्लैमर की चकाचौंध में रहने वाली एक नामी मॉडल थी, आज इन खूंखार और बेरहम औरतों के बीच खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रही थी। यहाँ का खाना भी उसी लायक था। वो खाना जूठन में फेंकने पलटी और उन ट्विंस बहनों से टकरा गई। उन दोनों बहनों ने डेलोर्सी पर हमला कर दिया। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब उन्होंने जमीन पर गिरा हुआ वही जूठा खाना डेलोर्सी को जबरन खिलाया। वो तो शुक्र था कि ऐन वक्त पर जेल गार्ड्स वहां पहुंच गए। डेलोर्सी की हालत देखकर एलन उसे उस भीड़ से दूर एक शांत जगह ले गया और उसकी मदद की। इसके बाद वह उसे कोका के पास ले गया। कोका जेल में कैदियों की सलाहकार थी, जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत रहने के गुर सिखाती थी। कोका ने डेलोर्सी को समझाया कि इस नर्क में खुद को टूटने से कैसे बचाना है और शांत दिमाग के साथ यहाँ कैसे सर्वाइव करना है। इस अंधेरे नर्क में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके भीतर अभी इंसानियत बाकी थी। वे डेलोर्सी की दुविधा और उसके मासूम चेहरे पर छिपे खौफ को समझ पा रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या एक मॉडल इस नर्क में खुद को ढाल पाएगी या वो भी इस सिस्टम की बलि चढ़ जाएगी। इन सब में एक और बड़ी मजेदार औरत थी जो सेसिलिया के लिए रोज सुबह नाश्ता लेकर जाती थी। हालांकि सेसिलिया इतनी बुरी भी नहीं थी। वो उन कपल के लिए एक वरदान थी जो बांझपन से जूझते रहते थे और उन्हें बच्चा एडॉप्ट करना होता था। इधर रूबियल की हालत भी कुछ अलग नहीं थी, पर जेल की इस बेरहम दुनिया में उसे एक छोटी सी राहत मिली हुई थी। रूबियल को जेल के फैमिली सेक्शन में रखा गया था, जो आम बैरकों के मुकाबले थोड़ा शांत था। इसकी वजह उसकी 6 साल की मासूम बेटी थी। वहाँ एक प्रेग्नेंट महिला भी थी जिसका वो खूब ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ हम गैलिसियन और उसके गुट को देखते हैं, जो भागने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। गैलिसियन का बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता था। वे साथ में बहुत एंजॉय करते थे। ला क्वेब्राडा जेल के भीतर का समीकरण अब तेजी से बदल रहा था। इन दिनों जुर्दा के कोठे की टॉप मॉडल चीना के नखरे आसमान पर थे। जेल में सबसे ज्यादा ग्राहक वही लाती थी, इसलिए वह हर बार पहले से ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी थी। इधर महीना पूरा होते ही मारिया के गुर्गे अपना कट लेने पहुंचे, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे 50% की मांग रख दी। उनका कहना था कि जेल के बड़े अधिकारियों को भी हिस्सा देना पड़ता है, इसलिए उनका कट बढ़ गया है। जुर्दा ने उनकी एक न सुनी और साफ मना कर दिया।
बस फिर क्या था, मारिया के गुर्गों ने जुर्दा की फील्डिंग सेट कर दी और उसे सबक सिखाने की तैयारी कर ली। इन दिनों जेल में डांस रिहर्सल जोरों शोरों से चल रहा था, क्योंकि जल्द ही गवर्नर का दौरा होने वाला था। रिहर्सल के बीच ही एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गया। वहां मौजूद एक तजुर्बेकार गार्ड ने उसकी मदद की और सबको शांत कराते हुए बताया कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी तरफ उस झील में डूबी वैन का CCTV फुटेज आखिरकार रिकवर हो गया। जब मारिया ने वो वीडियो देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि ग्लेडिस ने उसकी नातिन को मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे बचाने की पूरी जद्दोजहद की थी। ग्लेडिस की इसी बहादुरी को देखते हुए मारिया ने उसे अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन लेडी डॉन ग्लेडिस ने दो टूक जवाब दे दिया। वह किसी के अंडर काम नहीं करती, वो अपनी जिंदगी की खुद बॉस है। दूसरी तरफ जुर्दा भी ग्लेडिस को अपने पाले में लाने के लिए बेताब थी, लेकिन वह मारिया की तरह जल्दबाजी नहीं कर रही थी। उसे अपनी ओर करने के लिए वो सही मौके और सही तरीके का इंतजार कर रही थी। इस बीच एक महिला कैदी को कुछ तकलीफ हुई। वो डॉक्टर सोरियानो से मिली। सोरियानो के सिर पर हवस सवार थी। उसने उस बेबस कैदी को नशीली सुई लगाकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त उस गर्भवती महिला को तेज लेबर पेन शुरू हो गया। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और उसे तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन सोरियानो किसी को नहीं मिला। डॉक्टर के न मिलने पर जेल की अन्य महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और गार्ड के साथ मिलकर खुद ही उस औरत की डिलीवरी करवाई। बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने के चलते उस बेचारी माँ की जान चली गई। जेल डायरेक्टर सेसिलिया ने डॉक्टर सोरियानो की जमकर क्लास लगाई। बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि इमरजेंसी के उस नाजुक वक्त में वो कहाँ गायब था। सोरियानो के पास कोई जवाब नहीं था। वह सच बता भी कैसे सकता था कि वो एक बेबस कैदी की आबरू से खेल रहा था। हालांकि खुद को फंसता देख सोरियानो ने शातिराना तरीके से इसका रास्ता निकाल लिया। उसने सेसिलिया को समझाया कि इस मुसीबत से बचने का एक ही सॉल्यूशन है। रिकॉर्ड में यह दिखाया जाए कि उस महिला का लेबर पेन समय से बहुत पहले और अचानक शुरू हुआ था, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी। अगले दिन ला क्वेब्राडा जेल का नजारा बदला हुआ था, क्योंकि गवर्नर खुद दौरे पर आए थे। उन्होंने पूरे जेल का मुआयना किया और आखिर में डांस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। जेल की उन दीवारों के बीच टैलेंट का सैलाब उमड़ पड़ा था। एक से बढ़कर एक संगीतकार और डांसर अपना हुनर दिखा रहे थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग औरतों का रुतबा और उनकी एनर्जी भी किसी युवा से कम नहीं थी। गवर्नर से लेकर कैदियों तक सब इस माहौल को भरपूर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक खौफनाक साजिश रची जा चुकी थी। प्रोग्राम के बीच में ही चीना अपने परिवार से बात करने के लिए भीड़ से कटकर एक एकांत कोने में चली गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मारिया के गुर्गे उसकी फील्डिंग पहले ही सेट कर चुके थे। उन्होंने उसे दबोचा और कहा, अपनी बॉस को बताना कि उसे 50% पे करना होगा, वरना ये सिलसिला नहीं थमेगा। इसके बाद उन्होंने जीना की खूबसूरती छीन ली। इधर डांस प्रोग्राम का वो रंगीन माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। गवर्नर पर जूते चप्पलों की बारिश शुरू हो गई। कैदियों का यह विरोध प्रदर्शन जेल की बदहाली और उस गर्भवती महिला की मौत के खिलाफ था। वे मांग कर रहे थे कि जेल में न तो सही उपचार मिलता है और न ही कैदियों को इंसान समझा जाता है। गवर्नर के सामने जेल प्रशासन की पोल खुल चुकी थी और अब ला क्वेब्राडा की डायरेक्टर सेसिलिया के लिए इस विद्रोह को संभालना नामुमकिन होता जा रहा था। गवर्नर के काफिले में एक खुफिया एजेंट भी था जो इस मामले से काफी हताहत हुआ। उसी वक्त उसने इस जेल की जासूसी करवानी सोच ली। इधर जुर्दा वापस लौटी तो चीना की हालत देख उन सबका दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत हंगामा शुरू की, जिसके तुरंत बाद चीना को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब ये दोनों गुटों की आर पार की लड़ाई बन चुकी थी। चीना का चेहरा बिगड़ने के बाद जुर्दा का धंधा ठप पड़ गया था। उसे अब किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो चीना की जगह ले सके, और उसकी नजर जाकर टिकी डेलोर्सी पर। डेलोर्सी एक मॉडल थी और जेल की इन मुश्किलों के बावजूद उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह मेंटेन रखा था। दूसरी तरफ डेलोर्सी पैसों की तंगी से जूझ रही थी। उसके पास अपने वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसका केस कमजोर पड़ रहा था। ये विडंबना ही थी कि उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली बाहर बहुत रसूखदार और ताकतवर थी, लेकिन यहाँ जेल में डेलोर्सी बिल्कुल अकेली थी। अपनी इन्हीं मजबूरियों और पैसों की जरूरत को देखते हुए डेलोर्सी ने आखिरकार जुर्दा के लिए काम करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसने एक सख्त शर्त रखी। किसी भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में उसकी असली पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। जुर्दा ने शर्त मान ली और कुछ ही दिनों में डेलोर्सी की ऐसी हाइप बनी कि उसे देखने के लिए विजिटर्स का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रातों रात जेल के उस गुप्त धंधे की सबसे बड़ी स्टार बन गई। हालांकि एलन को डेलोर्सी का यह काम रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे डेलोर्सी की तरफ आकर्षित होने लगा था और उसे यह बात खाई जा रही थी कि डेलोर्सी को यह सब करना पड़ रहा है। जब भी मौका मिलता वे दोनों एकांत में मिलते और कुछ पल साथ बिताते। लेकिन इस अधूरी मोहब्बत के पीछे एक कड़वा सच यह भी था कि जेल की इन दीवारों के बाहर एलन का अपना पूरा परिवार था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ दिनों बाद चीना जेल वापस लौटी, लेकिन तब तक उसका सब कुछ लुट चुका था। उसका रुतबा, उसकी खूबसूरती और उसका धंधा सब खत्म। उसकी जगह अब डेलोर्सी नई स्टार बन चुकी थी। यहाँ तक कि चीना का बेड भी अब डेलोर्सी को दे दिया गया था। चीना ने इस पर बहुत हंगामा किया, लेकिन
लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। बदले की आग में जल रही चीना ने एक दिन मौका पाकर डेलोर्सी को बाथरूम में घेर लिया। वह उससे अपनी कट मांगने लगी। चीना का तर्क था कि डेलोर्सी के पास आज जितने भी प्रीमियम कस्टमर हैं वे सब पहले उसके थे, इसलिए डेलोर्सी की कमाई का आधा हिस्सा उसे मिलना चाहिए। डेलोर्सी डरी हुई थी। इससे पहले कि चीना उसको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाती, एलन सही वक्त पर बीच बचाव करने आ पहुंचा। चीना की नफरत अब 7वें आसमान पर थी। उधर जेल की दीवारों के भीतर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। खुफिया जासूस एंटीन जेल पहुंचा और ग्लेडिस से मुलाकात की। एंटीन के दिल में ग्लेडिस के लिए नफरत की आग सुलग रही थी, क्योंकि ग्लेडिस किसी और की नहीं बल्कि खुद एंटीन की ही बेटी के अपहरण के मामले में पकड़ी गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह वहीं ग्लेडिस का हुलिया बिगाड़ दे, लेकिन अपने पेशेवर मकसद के लिए उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। एंटीन ने ग्लेडिस के सामने एक बड़ी डील रखी। उसे बस जेल के अंदर चल रहे हर काले धंधे और राज की पूरी जानकारी चाहिए थी। उसने ग्लेडिस को यकीन दिलाया कि अगर यह ऑपरेशन सफल रहा तो वो ग्लेडिस पर लगे अपनी बेटी के किडनैपिंग के सारे चार्जेस हटवा देगा और उसे आजाद करवा देगा। जाते जाते एंटीन उसे एक खुफिया फोन भी दे गया ताकि वो अंदर की हर हलचल की खबर उसे दे सके। कहानी वापस डेलोर्सी के अतीत में लौटता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब एंजॉय करती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने डेलोर्सी को अपने ही बॉयफ्रेंड का कातिल बना दिया, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। वर्तमान में कहानी एक बेढे मोड़ पर पहुंचती है। पुलिस को महीनों से गैलिसियन और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश थी और आज उनकी तलाश पूरी होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को घेर लिया था। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में गैलिसियन का बॉयफ्रेंड मारा गया, जबकि गैलिसियन जिंदा पकड़ी गई। जैसे ही गैलिसियन ने ला क्वेब्राडा जेल में कदम रखा, पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। हर कोई जानता था कि इसी की वजह से मारिया की नातिन की जान गई थी। जेल डायरेक्टर सेसिलिया जानती थी कि मारिया के लोग गैलिसियन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसने उसे एक खास सुरक्षित जगह पर रखा। सेसिलिया किसी भी कीमत पर जेल में कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी, क्योंकि गवर्नर का दौरा सिर पर था, चुनाव नजदीक थे, इसलिए खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए गवर्नर ने जेल में विकास के बहुत सारे काम करवाए थे और वे इसी का मुआयना करने पहुंचे। गवर्नर की अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसका उनकी पत्नी यूजीनिया को बहुत दुख था। दौरे के दौरान सेसिलिया उन्हें बच्चों के सेल में ले गई। वहां जैसे ही यूजीनिया की नजर रुबियल की बेटी ब्रिसा पर पड़ी, वो उसकी तरफ खिंचती चली गई। ब्रिसा के खूबसूरत बालों और उसकी मासूमियत ने यूजीनिया का दिल जीत लिया। उन्होंने उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। गवर्नर तो दौरा करके चले गए, लेकिन घर लौटने के बाद भी यूजीनिया के दिलो दिमाग से नन्ही ब्रिसा का ख्याल नहीं निकला। यहाँ से कहानी अब रुबियल के अतीत की उस काली रात की तरफ मुड़ती है, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। उस रात रुबियल और उसका पति एक बहुत बड़ा हाथ मारने की फिराक में थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस हो गया। उनके अपने ही बॉस के आदमियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें रुबियल का पति मारा गया। रुबियल घर के अंदर ही घात लगाकर छिपी रही और जैसे ही सही मौका मिला, उसने अपने दुश्मन को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद वो से भाग निकली। उसके बाद का तो आपको पता ही है कि उसे कस्टम वालों ने पकड़ लिया था। कहने का मतलब, अब रुबियल पूरी जिंदगी जेल में सड़ने वाली थी और उसके ब्रिसा का यहाँ कोई भविष्य नहीं था। जेल के भीतर अपनों का साथ ही जीने की इकलौती उम्मीद होती है, लेकिन डॉक्टर ओल्गा के साथ जो हुआ उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। पहली बार ओल्गा का पति उससे मिलने जेल आया था। ओल्गा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि शायद इस मुश्किल वक्त में उसे अपनों का सहारा मिलेगा, लेकिन उसकी ये खुशी चंद लम्हों में मातम में बदल गई जब उसे पता चला कि उसका पति उससे मिलने नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने आया है। 50 साल का लंबा साथ, आधी सदी की यादें और उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा धोखा ओल्गा के लिए यह असहनीय था। वह अपने पति से अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी। गुस्से और दुख के आवेग में उसने सारे कागजात फाड़ दिए, पति को जमकर खरी खोटी सुनाई और उसे एहसास दिला दिया कि 50 साल के रिश्ते का अंत वह इस तरह नहीं होने देगी। वहीं गैलिसियन के आने से ला क्वेब्राडा के दोनों गुटों में हलचल तेज हो गई थी। जुर्दा ने तुरंत मौका ताड़ा और गैलिसियन को आगाह किया कि मारिया की नातिन की मौत का बदला लेने के लिए पूरा गैंग उसकी जान का प्यासा है। जुर्दा ने उसे ऑफर दिया कि समझदारी इसी में है कि वह उससे हाथ मिला ले, लेकिन गैलिसियन के तेवर अलग थे। उसने दो टूक कह दिया कि वह यहाँ रुकने नहीं आई है। उसके गैंग ने उसे जेल से भगाने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ गैलिसियन के रसूख और उसके पावरफुल गैंग की खबर मारिया को भी थी। इस खतरे से निपटने के लिए एक अजीब गठबंधन हुआ। ग्लेडिस मारिया के गैंग में शामिल हो गई। दोनों को पता था कि गैलिसियन को हराना अकेले के बस की बात नहीं है। इधर डेलोर्सी की कोर्ट में सुनवाई का दिन था। डेलोर्सी के बॉयफ्रेंड के छोटे भाई ने कोर्ट में गवाही दी कि उसके भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि डेलोर्सी ही है। डेलोर्सी कोर्ट रूम में चीखती रही कि यह सरासर झूठ है, लेकिन जज ने सबूतों के अभाव में उसे अगली तारीख दे दी। अब डेलोर्सी के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
आखिरकार उसने वो राज खोल ही दिया। असल में उसका अपने ही बॉयफ्रेंड के छोटे भाई के साथ चक्कर चल रहा था। घर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उनकी प्यार की खुशबू न फैली हो। इस मर्डर केस की असल जड़ यही था। ये सच जानने के बाद डेलोर्सी की वकील ने उससे पैसे लेकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जो आगे चलकर इस केस का रुख पलटने वाला है। ला क्वेब्राडा जेल के भीतर अब साजिशों का जाल और भी गहरा हो चुका था। ग्लेडिस ने मारिया के गैंग में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि इस बार पेमेंट की वसूली के लिए रॉकी और काचेते की जगह वह खुद गई। जेल के गलियारों में अब यह साफ संदेश चला गया था कि ग्लेडिस अब मारिया की सबसे खास सिपह सालार है। इधर मारिया गैलिसियन तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी, लेकिन सेसिलिया की सुरक्षा की वजह से वह उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिर में मारिया ने सीधे डायरेक्टर सेसिलिया को ही धमकी दे डाली। मारिया के पास सेसिलिया का सबसे बाढ़ा काला राज था। वह जानती थी कि सेसिलिया जेल में पैदा होने वाले बच्चों को अमीर लोगों को बेचकर मोटी रकम कमाती है। मारिया ने साफ कर दिया कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो ये राज खोल देगी। इस धमकी से तिलमिलाई सेसिलिया ने एक खौफनाक दोहरी चाल चली। जेल में काफी समय से एक लेस्बियन कपल शादी की मांग कर रहा था, जिसे सेसिलिया ने अचानक मंजूरी दे दी। ये सब ध्यान भटकाने के लिए था। इसी शोर शराबे के बीच उसने चालाकी से गैलिसियन के बच्चे का चेकअप कराने के बहाने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और अंदर ही अंदर उसका बच्चा खराब करवा दिया। जब गैलिसियन को पता चला तो वो फूट फूट कर रोई, क्योंकि वो बच्चा उसके मर चुके प्यार की आखिरी निशानी था। गैलिसियन को समझते देर नहीं लगी कि मारिया ने सेसिलिया के साथ मिलकर उससे यह बदला लिया है, लेकिन असल में मास्टरमाइंड सेसिलिया थी। उसने एक तीर से दो निशाने साधे थे। उसने जानबूझकर उस लेस्बियन कपल की शादी की तारीख कुछ दिन आगे बढ़ा दी ताकि गैलिसियन को सदमे से उबरने और मारिया पर जानलेवा हमला करने का पूरा मौका और वक्त मिल जाए। उधर खुफिया जासूस एंटीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। असल में ग्लेडिस उसे जेल की कोई भी गुप्त जानकारी नहीं दे रही थी और सच तो यह था कि वह इस काम में दिलचस्पी ही नहीं ले रही थी। हार मानकर एंटीन ने उसे लालच दिया कि उसे जेल के अंदर जो भी सुविधाएं चाहिए वो उसे मिलेंगी। आखिरकार ग्लेडिस तैयार तो हुई, लेकिन उसने एक बेहद पेचीदा शर्त रख दी। एंटीन को न चाहते हुए भी उसकी वह शर्त माननी पड़ी। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब उस लेस्बियन कपल की शादी थी। पूरी जेल में जश्न का माहौल था, लेकिन इस खुशी के पीछे मौत का एक गहरा षड्यंत्र रचा जा चुका था। ग्लेडिस की शर्त के मुताबिक जेल में एक प्रोफेशनल असैसिन दाखिल हो चुका था। एंटीन ने उस असैसिन की सारी डिटेल्स और उसकी पहचान का तरीका ग्लेडिस को फोन पर भेज दिया। शाम को शादी की रस्में पूरी हुई और फिर शुरू हुआ जश्न। हर तरफ नाच गाना और शोर शराबा था। इसी शोर का फायदा उठाकर ग्लेडिस के गुर्गों ने उस असैसिन तक धारदार चाकू पहुंचा दिया। हथियार मिलते ही वह असैसिन अपने शिकार को तलाशने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद वह चुपके से फार्म वाले इलाके में पहुंची। वहां उसे गैलिसियन मिल तो गई, लेकिन जैसा असैसिन ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। गैलिसियन कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो पहले से ही तैयार बैठी थी। जैसे ही असैसिन ने वॉर किया, गैलिसियन ने बिजली की फुर्ती से उस पर पलटवार किया। मुकाबला छोटा पर खौफनाक था और गैलिसियन ने उस असैसिन को वहीं ढेर कर दिया। अगले दिन जेल प्रशासन ने यह कहानी गढ़ी कि उस लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। सेसिलिया ने रसूख का इस्तेमाल कर इस केस की फाइल वहीं बंद करवा दी, लेकिन गैलिसियन शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उसे उस मास्टरमाइंड की तलाश थी जिसने उस पर हमला करवाया था। सबसे पहले उसने चीना और जुड़वा बहनों को अपने पाले में किया और सीधे जुर्दा के धंधे पर कब्जा करने पहुंच गई। उसने साफ कह दिया कि अब से जुर्दा की कमाई का आधा हिस्सा उसका होगा। इस बात पर दोनों गुटों में जबरदस्त झड़प हुई और तभी जुर्दा की बड़ी बहन ने गैलिसियन की गर्दन पर चाकू अड़ा दिया। उसने गरजते हुए कहा, हम न कभी मारिया से डरे और न ही तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगी। गैलिसियन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ऐरा गहरा मत समझो, पहले अपने लालों से बात कर लो। जुर्दा ने घबराकर तुरंत अपने पति लालो को फोन मिलाया तो पता चला कि गैलिसियन के गैंग ने उसे पहले ही उठा लिया था। जुर्दा के पैर उखड़ गए और देखते ही देखते जेल के भीतर गैलिसियन की तूती बोलने लगी। अब बस एक आखिरी हिसाब बाकी था। जब भी जेल में मीट की खेप आती थी, मारिया खुद उसका मुआयना करने जाती थी। वह अपनी वफादार रॉकी और काचेते के साथ वहां पहुंची। तभी काचेते ने मारिया को उसकी दवाइयों की याद दिलाई और रॉकी वहां से चली गई। रॉकी के जाते ही गैलिसियन अपने गुर्गों के साथ वहां आ धमकी। असल में काचेते बिक चुकी थी। उसकी नाराजगी की वजह साफ थी। मारिया अब काचेते से ज्यादा ग्लेडिस को अहमियत देने लगी थी। गैलिसियन और उसके गुर्गों ने मिलकर वहीं मारिया का काम तमाम कर दिया। जब रॉकी दवाइयां लेकर वापस लौटी तो मारिया की लाश देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ला क्वेब्राडा जेल की यह कहानी अभी अधूरी है। यहाँ हर किरदार का अंत और भी मजेदार और चौंकाने वाला होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट अभी लिखना शुरू करूं? अगर आप जानना चाहते हैं कि डेलोर्सी के केस का क्या हुआ, ब्रीसा की किस्मत ने क्या मोड़ लिया और सेसिलिया का असली चेहरा कब सामने आया, तो कमेंट में जरूर बताएं। ला क्वेब्राडा जेल की सत्ता का तख्ता पलट हो चुका था। मारिया, जो कभी इस जेल की बेताज बादशाह थी, अब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके कत्ल की गूंज पूरे जेल में थी, लेकिन सिस्टम की मास्टरमाइंड सेसिलिया ने अपनी जादुई कलम से एक झटके में हकीकत बदल दी और मारिया की मौत को नेचुरल डेथ का नाम देकर केस की फाइल पर धूल डाल दी। वो गैलिसियन, जुर्दा और ग्लेडिस से भी मिली और उन्हें अच्छी तरह समझाई कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के बाद गैलिसियन का खौफ जेल के कोने कोने में फैल गया था। कैदी
कैदी अब उसके सामने नजरें उठाने से भी कतराने लगे थे। उधर मारिया के खत्म होते ही ग्लेडिस का खेमा भी पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। उन्हें पता था कि अब अगला नंबर उनका भी हो सकता है। मारिया के बाद अब गैलिसियन की नजर जुर्दा पर थी। उसने बड़ी चालाकी से जेल के एक ताकतवर सिपाही को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया था। उसी वफादार सिपाही के जरिए गैलिसियन ने जुर्दा पर ऐसा शिकंजा कसा कि उसकी सारी हेकड़ी पल भर में निकल गई। इधर यूजीनिया का प्यार नन्ही ब्रीसा के लिए इस कदर पागलपन की हद तक बियाइच चुका था कि वह उसे जेल से बाहर घुमाने ले जाती और फिर समय पर वापस भी नहीं छोड़ती थी। वह ब्रीसा को अपनी ही औलाद समझने लगी थी। गवर्नर ने जब देखा कि उनकी पत्नी उस बच्ची के बिना नहीं रह सकती तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की ठानी। वो एक फाइल लेकर सीधे डायरेक्टर सेसिलिया मोरानजोन के पास पहुंचे। उस फाइल में सेसिलिया के पिछले 25 सालों का काला चिट्ठा था। सेसिलिया अब तक जेल में पैदा हुए बच्चों को अमीर परिवारों को गोद दिलाने का काम कर रही थी। कहने को तो यह नेक काम था कि बच्चों को जेल के नरक से आजादी मिल रही थी, लेकिन उस फाइल के अगले पन्नों पर पैसों के लेन देन का खौफनाक सच दर्ज था। गवर्नर ने साफ शब्दों में सेसिलिया को अल्टीमेटम दे दिया, या तो वह ब्रीसा को उन्हें गोद दिलवाए, चाहे इसके लिए उसे रूबियल के साथ कुछ भी करना पड़ी डीढ़े, या फिर वो जेल जाने और अपनी पोल खुलने के लिए तैयार रहे। अब सेसिलिया के सामने मौत और जिंदगी का सवाल था। उसे हर हाल में रूबियल को मनाना था, वरना उसका बरसों पुराना साम्राज्य एक पल में ढहने वाला था। दूसरी तरफ जुर्दा का पति लालो उससे मिला। गैलिसियन के गुर्गों ने उसे मार मार कर हालत खस्ता कर दिया था। लालो, जो कभी जुर्दा की ताकत था, आज अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में जुर्दा को बताया कि गैलिसियन की गैंग कोई मामूली गैंग नहीं, साक्षात काल है। उन्होंने उनका आलीशान घर, बैंक बैलेंस और बरसों की कमाई सब कुछ छीन लिया। अब अगर उन्हें अपनी जान सलामत रखनी है तो घुटने टेकने होंगे और अपना पूरा धंधा गैलिसियन के हवाले करना होगा। लेकिन जुर्दा फौलाद की बनी थी। उसने अपने पति की कमजोरी को फटकारा और साफ कह दिया कि जो उनका है वो उनका ही रहेगा। हम हार नहीं मानेंगे, बस लड़ने का तरीका बदलेंगे। उसने लालो को तुरंत अंडरग्राउंड होने का हुक्म देकर भेज दिया। उधर जेल के मदर सेल में अचानक अफरा तफरी मच गई। नोएलिया, जिसका रूबियल ने उसकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा था, आज उसे लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन अपनी संतान के आने की खुशी के बजाय नोएलिया के चेहरे पर खौफ था। वो रूबियल का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने के लिए कहने लगी ताकि किसी को उसके बच्चे के होने का पता न चले। तभी एल्बा खतरे को भांप मदद के लिए डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ी। नोएलिया के डर की वजह बहुत ठोस थी। सेसिलिया मोरानजोन पिछले कई महीनों से नोएलिया को जेल से बाहर ले जाकर अच्छा खाना खिलाती थी और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती थी। वह उसे बार बार यही समझाती कि जेल की इस सड़ांध में उसके बच्चे का कोई भविष्य नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपना बच्चा किसी अमीर परिवार को सौंप दे। ये बात वो एलन को बताई, लेकिन एलन को भरोसा नहीं हुआ। नोएलिया का वह भयानक डर हकीकत में बदल गया। जैसे ही बच्चे की पहली चीख गूंजी, सेसिलिया मोरानजोन ने ममता को दरकिनार कर उस मासूम को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वहां से चली गई। नोएलिया पागलों की तरह तड़पने लगी, लेकिन उसे शांत करने के बहाने एक भारी इंजेक्शन लगा दिया गया। दूसरी तरफ जेल की इन काली परछाइयों से दूर डेलोर्सी के लिए उम्मीद की एक किरण जागी थी। उसके वकील और उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने आखिरकार वो पुख्ता सबूत ढूंढ निकाले थे जो साबित कर सकते थे कि डेलोर्सी बेगुनाह है। अब सारा दारोमदार कोर्ट की अगली तारीख पर था। इधर जेल के मेडिकल वार्ड में नोएलिया की चीख दबाई जा रही थी। उसको सेडेटिव का हैवी डोज दिया गया था, लेकिन वह बार बार होश में आ रही थी और अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही थी। डॉक्टर सोरियानो उसे संभालते संभालते झुंझला गया। गुस्से और हताशा में आकर उसने नोएलिया को शांत करने के लिए एक और हाई डोज इंजेक्शन ठोक दिया, लेकिन शरीर उस जहर को झेल नहीं पाया। ओवरडोज के चलते नोएलिया के शरीर ने साथ छोड़ दिया। उसकी मौत ने सेसिलिया मोरानजोन की रातों की नींद उड़ा दी। 2 महीने के भीतर 2 गर्भवती महिलाओं की रहस्यमयी मौत होना कोई मामूली बात नहीं थी। जेल के गलियारों में सन्नाटा पसर गया और कैदियों के बीच दहशत फैल गई। हर कोई जानता था कि नोएलिया बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर अचानक उसे क्या हुआ? रूबियल अब अपनी बेटी ब्रीसा के लिए बुरी तरह डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है और जल्द ही उसका सबसे बुरा सपना हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। सेसिलिया ने रूबियल को अपने दफ्तर में बुलाया और सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने बताया कि खुद गवर्नर और उनकी पत्नी ब्रीसा को गोद लेना चाहते हैं। ये सुनते ही रूबियल तड़क उठी और उसने चिल्लाते हुए साफ मना कर दिया, लेकिन सेसिलिया ठंडे दिमाग से अपनी चाल चल रही थी। उसने रूबियल की आंखों में झांकते हुए कहा, रूबियल, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। यह एक सीधी धमकी थी। सेसिलिया ने घुमा फिरा कर साफ कर दिया कि वह कानूनी रास्ता अपनाएगी और उसे अनफिट मदर साबित कर देगी। आगे वो कहती है कि अर्जेंटीना में तुम्हारा एक भी रिश्तेदार नहीं है जिसे ब्रीसा की कस्टडी मिल सके। कानूनन ब्रीसा का यहाँ कोई भविष्य नहीं है।
इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम इस मौके को हाथ से जाने न दो। लेकिन रूबियल उसके इस प्रस्ताव को दरकिनार कर वापस लौट गई। सेसिलिया ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके कई सीमाएं लांघ दी थीं, लेकिन अब उसे उसकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका था। ग्लेडिस ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उस खुफिया जासूस एंटीन को उन 2 गर्भवती महिलाओं की रहस्यमयी मौत के बारे में सारी जानकारी दे दी। ग्लेडिस का प्लान एकदम साफ और सटीक था। अगर एंटीन यह पता लगा ले कि सेसिलिया ने नोएलिया के नवजात बेटे को किस रईस परिवार को बेचा है और उनके बीच पैसों की क्या डील हुई है, तो सेसिलिया का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इधर गैलिसियन को अचानक मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। वैसे तो उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं थी और वो इस चेकअप के सख्त खिलाफ थी, लेकिन उसे यकीन दिलाया गया कि ये डॉक्टर सोरियानो का सीधा आदेश है। उसे जबरन बिस्तर पर लेटा दिया गया। वहाँ ओल्गा को देख गैलिसियन को हैरानी हुई, क्योंकि वो जुर्दा की वफादार थी। वो विरोध कर पाती। उसे भारी नशा देकर बेहोश कर दिया गया। इधर जुर्दा ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत सारा धंधा बंद करवा दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इस चाल में रॉकी और ग्लेडिस भी उसके साथ थीं। शाम को जब गैलिसियन मेडिकल वार्ड से लौटी तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने सीधे जुर्दा को घेरा कि आखिर किसके कहने पर धंधा बंद किया गया। बात बढ़ी और दोनों गुटों के बीच खूनी जंग छिड़ गई। इसी अफरा तफरी में रॉकी ने काचेते का चेहरा बिगाड़ दिया, ये कहते हुए कि मारिया की मौत का हिसाब है। तभी गैलिसियन का वफादार सिपाही बीच में कूदा और रॉकी पर डंडे बरसाकर उसे घसीटते हुए ले गया। अगले दिन एक और मुसीबत खडेढ़ी हो गई। नन्ही ब्रीसा अचानक बीमार पड़ गई। जेल के डॉक्टर ने हाथ खड़ेढ़े कर दिए और कहा कि इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। गवर्नर तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे। वे तुरंत ब्रीसा को ले जाने के लिए तैयार हो गए। रूबियल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने रोते बिलखते हुए अपनी बेटी को गवर्नर के हवाले कर दिया, बस एक शर्त पर कि ठीक होते ही ब्रीसा को उसकी माँ के पास वापस लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे एडॉप्शन फाइल पर दस्तखत करने को कहा गया, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर गैलिसियन का चेहरा अब सूजकर फूलने लगा था। वह समझ चुकी थी कि जब वो बेहोश हुई तब ओल्गा ने उसके चेहरे के साथ कोई खिलवाड़ किया था। वहीं गैलिसियन एक भारी प्लानिंग शुरू कर चुकी थी और इस साजिश में उनकी मदद यायल नाम की एक खूंखार बुढ़िया कर रही थी। यायल का इतिहास दहला देने वाला था। उसने 20 साल पहले अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था। पिछले 2 दशकों से जेल में होने के कारण उसे यहाँ का कोना कोना और हर गुप्त रास्ता पता था। एक तरफ सेसिलिया को खत्म करने की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ रूबियल को गायब कर दिया गया। उसे जेल की एक बेहद गुप्त जगह पर ले जाकर बंद कर दिया गया था, जहाँ डॉक्टर सोरियानो ने उसे भारी मात्रा में सिड्यूस कर दिया था ताकि वह होश में न आ सके। हालांकि उन्हें उसके दस्तखत भी लेने थे। ग्लेडिस और उसके गुर्गे पूरी तरह ताक लगाकर बैठे थे। जैसे ही सिपाहियों की नजरें उन पर से हटीं, वे यायल के बताए उस गुप्त रास्ते से होते हुए सीधे सेसिलिया के दफ्तर में घुस गईं। वहां फाइलों का ढेर लगा था और उन्हें जल्द से जल्द पैट्रिसिया और नोएलिया के केस के सबूत ढूंढने थे। अभी वे फाइलें खंगाल ही रही थीं कि अचानक एलन वहां आ धमका। इससे पहले कि वह अलार्म बजाता या सिपाहियों को बुलाता, ग्लेडिस ने पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी। उसने एलन को समझाया कि पैट्रिसिया और नोएलिया की मौत कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सेसिलिया की एक गहरी साजिश थी। दूसरी तरफ गैलिसियन के गुर्गे ओल्गा को दबोचकर उसके सामने ले आए। गैलिसियन का चेहरा अब भी सूजा हुआ था और वह गुस्से में पागल हो रही थी। ओल्गा उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि उसके चेहरे के साथ छेड़छाड़ करने का आइडिया उसका नहीं था, लेकिन गैलिसियन का खून खौल रहा था। उसने ओल्गा की एक बात नहीं सुनी और बेरहमी से उसकी एक आंख छीन ली। गनीमत रही कि ओल्गा की जान बच गई, लेकिन इस खौफनाक हमले के बाद भी गैलिसियन का मन नहीं भरा। वो सीधे काचेते पर टूट पड़ी, क्योंकि काचेते के रहते उसका धंधा चौपट हो चुका था। ओल्गा ने उसे इतना मारा कि काचेते को हफ्ते भर के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरी तरफ सेसिलिया ने अपना वादा पूरा किया और ब्रीसा के एडॉप्शन पेपर्स गवर्नर को सौंप दिए। गवर्नर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रूबियल को किस हाल में रखकर उसके दस्तखत लिए गए हैं, और सेसिलिया ने भी इस राज को राज ही रहने दिया। अगले दिन डेलोर्सी अपनी आजादी की उम्मीद लिए कोर्ट के लिए रवाना हो गई। वहीं जेल के भीतर ग्लेडिस पागलों की तरह रूबियल को ढूंढ रही थी। तभी पिकीटो ने उसे एक बड़ा सुराग दिया। उसने बताया कि उसने चर्च की उस बूढ़ी नन को एक गुप्त जगह पर खाना ले जाते हुए देखा है। सब जानते थे कि वह नन सेसिलिया की सबसे वफादार गुलाम है। पिकीटो और उस नन के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी एक अजीब वजह भी थी। पिकीटो के पास कपड़े का बना एक पेट था जिसे वह प्यार से बूबी कहती थी और उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखती थी। लेकिन अब बूबी कहीं खो गई थी और पिकीटो को पूरा यकीन था कि उसे उस नन ने ही चुराया है, क्योंकि वह अक्सर बूबी को देखकर चिढ़ती थी। कोर्ट में डेलोर्सी के वकील ने पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। उनके पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज थी जब कत्ल हुआ था। वकील ने खुलासा किया कि डेलोर्सी का बॉयफ्रेंड और उसका छोटा भाई दोनों ही डेलोर्सी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में खूनी झड़प हुई और छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। छोटे भाई ने तुरंत पैंतरा बदला और चिल्लाते हुए इसे झूठ करार दिया, क्योंकि फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन डेलोर्सी के वकील के पास एक सीक्रेट वीडियो भी
भी था जो घर के अंदर का था। वह वीडियो इतना संवेदनशील था कि उसे पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज दोनों पक्षों के वकीलों को अपने प्राइवेट केबिन में ले गई ताकि उस वीडियो की सच्चाई को परखा जा सके। कहानी वापस एलन पर लौटती है जब उसे सेसिलिया मोरांज़ोन की असलियत का पता चला था। एलन को सेसिलिया मोरांज़ोन की फाइलों से अपनी ही असलियत का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एलन के हाथ उसकी मां की पुरानी फाइल लगी, जिससे यह गहरा राज खुला कि जन्म के तुरंत बाद सेसिलिया ने एलन को अपनी नौकरानी को सौंप दिया था। इस सच ने एलन को अंदर तक झकझोर दिया। वह तुरंत घर पहुंचा और अपनी मां को गले लगाकर रोते हुए पूरी सच्चाई पूछी। उसकी मां अब और झूठ नहीं बोल सकी और उसने टूटते हुए कबूल कर लिया कि एलन उसकी सगी औलाद नहीं है, बल्कि उसने उसे अडॉप्ट किया था। ये सच्चाई एलन का गुस्सा और उसकी नफरत सेसिलिया के साम्राज्य को JIDH से उखाड़ दियाने के लिए काफी था। आखिरकार एंटाइन ने सेसिलिया के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। जेल के अंदर ये सारी बात ग्लेडिस उसे विस्तार से बता रही थी। सब कुछ जानने के बाद सेसिलिया भाग निकली, लेकिन उसे बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सोरियानो भी पकड़ा गया। कोर्ट में लंबी बहस और सबूतों को परखने के बाद आखिरकार जज ने अपना फैसला सुना दिया। ये साबित हो गया कि डेलोर्सी बेगुनाह थी और असली कातिल उसके बॉयफ्रेंड का छोटा भाई ही था। डेलोर्सी बाइज्जत बरी कर दी गई और उसे जेल की सलाखों से आजादी मिल गई। वहीं जेल के भीतर चल रहे इस पूरे ऑपरेशन के सफल होने के बाद रूबियल को उसकी बेटी ब्रीसा वापस मिल गई। एंटीन ने ग्लेडिस की वफादारी और मदद को देखते हुए जज से उसकी रिहाई की सिफारिश की। जज इस शर्त पर मान गए कि ग्लेडिस को हाउस अरेस्ट पर रखा जाएगा, यानी वह अपने घर पर अपने नाती पोतों के साथ रह सकेगी। बस 2-3 दिन का वक्त और था, जिसके बाद ग्लेडिस हमेशा के लिए आजाद होने वाली थी। अगली सुबह एक और भावुक मोड़ आया। गवर्नर की पत्नी यूजेनिया खुद रूबियल से मिलने पहुंची। उन्होंने रूबियल को यकीन दिलाया कि वे उसकी मर्जी के बिना ब्रीसा को कभी नहीं ले जाती। उन्हें गवर्नर के काले कारनामों की कोई खबर नहीं थी। यूजेनिया ने यहाँ तक कह दिया कि वह अब गवर्नर से तलाक ले रही हैं। रूबियल ने ठंडे दिमाग से सोचा। उसे एहसास हुआ कि जेल की दीवारों के पीछे उसकी बेटी का कोई भविष्य नहीं है। एक माँ के रूप में उसने सबसे बड़ा बलिदान दिया और अपनी बेटी ब्रीसा के बेहतर कल के लिए उसे हमेशा के लिए यूजेनिया को सौंप दिया। उधर जुर्दा ने भी अपना हिसाब चुकता कर लिया। उसने उस सिपाही से अपना बदला ले लिया जिसने उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया था। गैलिसियन को बात रास नहीं आई। उसने उस बुढ़िया नन के साथ मिलकर कुछ गुप्त साजिश रची। पिकेटो को पहले ही शक था कि वे दोनों खाने में जहर मिलाने वाले हैं, इसलिए उसने नन की जासूसी शुरू कर दी। लेकिन सच इससे भी ज्यादा खौफनाक निकला। पिकेटो ने देखा कि नन ने जेल की पूरी बिजली ही शॉर्ट कर दी। जैसे ही जेल की बिजली कटी, ग्लेडिस और उसके गिरोह पर घातक हमला हो गया। हमलावरों ने शातिर चाल चलते हुए अंदर के गार्ड्स को पहले ही धराशायी कर दिया था और बाहर से कोई मदद न मिल सके, इसके लिए रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया। जेल के गलियारे खूनी जंग के मैदान में तब्दील हो चुके थे। दूसरी तरफ पिकेटो अपनी प्यारी बूबी को ढूंढते हुए नन के चर्च में जा पहुंची। वहां उसे अपनी बूबी मिल तो गई, लेकिन नन उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। नन उसे गालियां देते हुए चिल्लाई, भाग जा यहाँ से पागल बुढ़िया। पिकेटो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कड़क कर कहा, तो तूने ही मेरी बूबी को चुराया था, और फिर नन पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया। उधर गैलिसियन और ग्लेडिस के बीच खूनी जंग छिड़ गई। काफी देर तक ग्लेडिस चोट खाती रही और पिटती रही, लेकिन सही मौका मिलते ही उसने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि गैलिसियन का मार मार कर भरता निकाल दिया। ग्लेडिस के पास उसे खत्म करने का पूरा मौका था, पर उसने उसे जान से नहीं मारा। हालांकि इस घटना के बाद तो पक्का उसे रिहाई नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, ये थी कहानी इन द मड सीरीज की।